हाय गाइस, आज की समरी है हमारी क्लास 11th हिंदी के चैप्टर है हमारा मियां नसीरुद्दीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। तो गाइस, मियां नसीरुद्दीन जो चैप्टर है वो हमारा हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो हैं कृष्णा सोवती जी। तो कृष्णा सोवती जी बताती हैं कि हमारी जो दिल्ली है उसमें हर टाइप के लोग मिलते हैं, राजनीतिक, साहित्यिक, कला और इस सारे हुनरमंद लोग होते हैं वो दिल्ली में प्रेजेंट हैं। तो साथ ही साथ वहाँ पर एक और इंसान मिलता है देखने को, खानदानी व हुनरमंद नानबाई वाला। तो नानबाई क्या होता है? जो हमारे नान रोटी होती है आजकल हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है, तंदूरी रोटी के ठेले आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो वही नानबाई की बात यहाँ पर हो रही है। तो उसका एक हुनरमंद बंदा है दिल्ली में प्रेजेंट है, उसका नाम है मियां नसीरुद्दीन, ठीक है। तो मियां नसीरुद्दीन अपने खानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए अभी तक आए हैं और उन्हें इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है कि वो एक नानबाई वाले हैं। वो फ़क्र करते हैं कि हाँ, उन्हें नानबाई बनाना आता है। तो मियां नसीरुद्दीन चैप्टर की शुरुआत में लेखिका कहती हैं कि वो एक दिन दोपहर का टाइम था और वो जामा मस्जिद के आड़ा पाड़े मटिया महल के गड़े मोहल्ले की तरफ गुजर रही थी। कितना अजीब सा नाम है ना, जामा मस्जिद के आड़ा पड़े मटिया महल के गड़े मोहल्ले की तरफ से गुजर रही थी। तो उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है जो कि काफ़ी अंधेरी जैसी होती है, अंधेरा होता है उसमें काफ़ी, और उसमें आटे के ढेर लगे हुए थे और उन आटों को साना जा रहा था। सानने का मतलब क्या है? गूंथा जा रहा था। तो राइटर को लगा कि इन आटे का क्या करेंगे ये लोग, सेवैयाँ बनाएंगे, क्योंकि वो मोमदन इलाका था तो वो लोग सेवैयाँ बनाएंगे। बट ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने वहाँ पर पूछा तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो खानदानी नानबाई बनाते हैं ये लोग, इसीलिए ये आटा लगाया जा रहा है। मैदा और आटा दोनों लगा रहे थे वो लोग, मतलब लगाने का मतलब गूंथ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये 56 प्रकार के नान बना सकते हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ की रोटियाँ बना सकते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो रोटियाँ ही कहा जाएगा उन्हें। तो लेखिका ने जब ये बात सुनी तो वो अंदर झांक कर देखने लगी शॉप में। तो वहाँ पे जो नसीरुद्दीन थे वो अपनी चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मज़ा ले रहे थे आराम से, और उनके चेहरे पर जो उनका काम है ना उसकी झलक दिखाई दे रही थी। एक होता है ना कि एक एक्सपीरियंस होल्डर बंदा होता है, उसका अनुभव अलग दिखाई देता है, साफ साफ पता चल जाता है हाँ इसे एक्सपीरियंस हो रखा है इस चीज़ का। तो लेखिका जब अंदर एंटर होती हैं तो मियां नसीरुद्दीन उनसे पूछते हैं कि हाँ बताइए क्या चाहिए आपको। तो राइटर कहती हैं कि उन्हें चाहिए कुछ नहीं, उन्हें कुछ सवाल पूछने हैं। तो मियां नसीरुद्दीन उन्हें मतलब एक सैनिक की नज़र होती है ना एकदम, उसकी तरह देखते हैं, खौफ भरे मतलब एक डरावनी जैसी निगाहों से, और अकड़ में उन्हें देखते हैं। फिर वो बोलते हैं कहीं आप अखबार वाली तो नहीं हैं, क्योंकि मियां नसीरुद्दीन जो थे उन्हें अखबार वालों से ख़ास चिढ़न थी। वो कहते थे अखबार वाले जो होते हैं वो ना खुद कोई काम करते हैं और ना किसी और को कोई काम करने देते हैं। तो राइटर बताती है नहीं, वो कोई अखबार वाली नहीं है। तो मियां नसीरुद्दीन उनसे कहते हैं कि हाँ तो बताइए आपके क्या प्रश्न हैं। तो राइटर कहती हैं कि आपने ये इतनी सारी रोटियां बनाने का जो हुनर है वो कहाँ से सीखा। तो नसीरुद्दीन साहब बड़ी अकड़ में बोलते हैं कि किससे, ये मुझे पहले से आता था, ये मेरा खानदानी काम है, ये मैं पहले से जानता हूँ, मेरे दादा ने बनाया, मेरे पिता ने बनाया और मैं अब ये सीख गया। तो वो कहती हैं राइटर कि आपके डैडी ने यानी आपके पिताजी ने और आपके दादाजी ने कोई ऐसी बात कही हो जिससे आपको कोई नसीहत मिलती हो, तो आप वो मुझे बताइए। तो नसीरुद्दीन जवाब देते हुए कहते हैं कि काम करने से आता है, नसीहतों से काम नहीं आता। उनका एक डायलॉग होता है कि काम करने से आता है, पर काम करने से सीखा जा सकता है, नसीहतों से कुछ नहीं होता। तो वो अपनी इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि जब बच्चा उस्ताद के साथ पढ़ने के लिए बैठता है तो उस्ताद की कही हुई बातों को वो रिपीट करता रहता है, मगर थोड़ी सी गलती होने पर उसका जो उस्ताद होता है वो उसको मारता भी है, ठीक है, मार खाता भी है बच्चा, और आखिर धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाता है और सीखने के बाद वो उसका उस्ताद हो जाता है। फिर अगर वो कहते हैं फिर एक दूसरी पढ़ाई और भी होती है। अब राइटर पूछती हैं ये दूसरी पढ़ाई और कौन सी होती है। तो मियाँ बताते हैं, मियाँ कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को मदरसे में भेजा जाए और मदरसे में भेजकर उसे पहली दूसरी कक्षा ना पढ़ाई जाए, डायरेक्ट तीसरी कक्षा में दाखिला दिला दिया जाए,
तो वो बच्चा ना घर का रहेगा ना घाट का, मतलब पहली दूसरी कक्षा का तो उसे कुछ आता नहीं है, तीसरी कक्षा में वो कर क्या पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो राइटर वो थे नसीरुद्दीन जी थे, उन्होंने भी पहले क्या किया था, भट्टी जलाना सीखा था, बर्तन साफ़ करना सीखा था, सारी चीज़ों को सीख कर ही वो उस्ताद बने थे। बाद में उन्होंने नान बनाना सीखा था। अब वो नान बनाने के उस्ताद हो चुके हैं, हुनरमंद हो चुके हैं। तो इसीलिए वो बाद में एक डायलॉग मारते हैं कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। अब ये वर्ड क्या है, तालीम की तालीम, इसको राइटर भी नहीं समझ पाते। तो तालीम की तालीम से मतलब है कि किसी भी हुनर को सीखने के लिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान कैसा शिक्षण होता है या फिर कैसी शिक्षा होती है। और प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण व शिक्षा दोनों गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, तभी प्रशिक्षण अच्छा हो सकता है। अब इस लाइन को समझिए कि अगर आपका टीचर अच्छा टीचर नहीं है, उसे कुछ नहीं आता, तो वो आपको क्या सिखाएगा। तो टीचर बेस्ट होगा तभी एजुकेशन बेस्ट होगी, ठीक है। और एजुकेशन लेने वाला बंदा भी उस चीज़ में इंटरेस्ट रखना चाहिए ना। तो इस चीज़ को उन्होंने बताया है कि शिक्षण देने से नहीं आता, और शिक्षण भी सही होना चाहिए और शिक्षण लेने वाला भी सही होना चाहिए। तो लेखिका ने कहा कि शहर में और बहुत सारे लोग हैं जो नानबाई बनाते हैं। तो मियाँ बताते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि हाँ, नानबाई तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर कोई भी ख़ानदानी नानबाई वाला नहीं है। फिर वो अपने जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अपने ग्रैंडफादर और उनके फादर, उन सब की प्रशंसा करने लगते हैं और बताते हैं कैसे उन्होंने बादशाह सलामत के यहाँ काम किया था और कुछ ऐसा बनाकर दिखाया था। तो वो बताते हैं कि बादशाह सलामत ने कहा था कि कोई एक ऐसी चीज़ बनाकर दिखाओ जो ना पानी में पके और ना ही आग पर। तो वो ऐसी चीज़ बनाने के लिए मेरे दादाजी ने वो बनाई भी थी, और जो बादशाह सलामत थे उन्होंने वो चीज़ खाई भी थी और बड़े शौक़ से खाई थी। तो राइटर बार बार पूछती हैं ऐसी कौन सी चीज़ होती है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है, बट वो नहीं बताते और बताने में आनाकानी करना शुरू कर देते हैं। मगर जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वो बड़े गर्व के साथ यह बताना ज़रूरी समझते हैं कि वो ख़ानदानी नानबाई वाले हैं, और बताते हैं कि ख़ानदानी नानबाई तो कुएं में रोटी भी बना सकता है। अब ये क्या है, मतलब जो आग की भट्टी होती है उस पर हम तंदूर सेकते हैं, तो वो ना आग में होती है और ना ऊपर होती है, वो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उस पर सेका जाता है तंदूर। तो वो आग में तो सिक रही है और ना ही पानी में। तो उनके जो दादाजी थे उन्होंने यही चीज़ बनाकर खिलाई थी उन्हें, ठीक है। और उनका जो इस लाइन से मतलब है कुएं में भी रोटी बना सकता है, तो वो कुआं, वो भट्टी गोल स्ट्रक्चर ही होता है उसका कुएं जैसा, उसी को बताया है उन्होंने। यह कहावत कब बनाई होगी ये उन्हें नहीं पता, बट हाँ, उन्होंने इस कहावत को बुज़ुर्गों से सीखा और आज लाकर राइटर के सामने उसके मुंह पर थोप दिया। लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से एक और सवाल पूछा। वो कहती हैं कि कौन से बादशाह के यहाँ आपके ग्रैंडफादर या फिर उनके ग्रैंडफादर काम किया करते थे। तो इस बात का नसीरुद्दीन के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि उसे एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता होती है। अब वो इस चीज़ से हिचकिचाने लगता है और इसका आंसर देने में आनाकानी करने लगता है। तो वो कहता है कि अपने कारीगर को बुलाने लगता है कि, तो वो पूछती है ये कौन है आपका। तो वो कहते हैं कि ये मेरा आटा गूँथने वाला है और इसको मैं एक मन मैदा गूँथने के 2 रुपए देता हूँ, एक मन आटा गूँथने के 2 रुपए देता हूँ और एक मन मैदा गूँथने के 4 रुपए दिया करता हूँ। तो वो उसकी बात सुनकर खुश होती है कि हाँ, ये अपने वर्कर्स के साथ मतलब बुरा बिहेव नहीं करता। और वो जब वो बादशाह वाली बात होती है ना, उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। उसके बाद से वो राइटर से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। वो नहीं चाहता कि आगे कोई बात खोली जाए, तो वो ये कह देता है कि फिर राइटर जब पूछती हैं कि कौन से बादशाह थे, तो वो कहता है जहाँपना बादशाह सलामत थे। अब उन्हें यह डर था कि अगर वो जहाँपना बादशाह सलामत बताएंगे तो टाइमिंग का पता कर लेंगी राइटर, और टाइमिंग से पता कर लेंगी कि कितना पुराना था, फिर मेरी सारी सच्चाई खुल जाएगी। इसीलिए, क्योंकि वो डींगे हाँक रहे थे, इसीलिए वो इस बात से हिचकिचा रहे थे। फिर जब बात हो जाती है, उनके जो कारीगर था उसकी भी बात हो जाती है। फिर लेखिका ने जब मियाँ नसीरुद्दीन से यह जानना चाहा कि वो कितनी प्रकार की रोटियां बना सकते हैं, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया हाँ कि मैं इतने टाइप की रोटियां बना सकता हूँ। उसने सारी रोटियों के नाम बताए, क्योंकि वो चीज़ वो जानते थे, तो इसलिए उन्होंने कोई आनाकानी नहीं की।
फिर जो राइटर थी उनका एक मन हुआ कि मैं पूछूं कि आपके कितने बेटे और बेटियां हैं। तो उनका जो मिजाज था ना बादशाह वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा तीखा हो चुका था, तो राइटर का मन नहीं हुआ कि वो उनसे ये क्वेश्चन कर पाए। तो गाइज ये था इस चैप्टर की समरी एंड आई होप आपको ये समरी समझ आई होगी। और सारे चैप्टर की समरी देखने के लिए प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लीजिए। थैंक यू सो मच।